हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रैंक के प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 21 करवाने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों 20 सेट हमने आपको करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, वहां से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो बुक है यूथ की एक्सप्रेस लाइन वाली, इसी के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे हैं, जिसमें आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 21 करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21 के क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन दोस्तों, 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे इस्तेमाल होता है। बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त इकाई ऊर्जा की गणना करें। दोस्तों, एक 60 वाट का विद्युत बल्ब है जो प्रतिदिन 6 घंटे इस्तेमाल होता है। बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त ऊर्जा की हमको गणना करना है। दोस्तों, हम जानते हैं इकाई का फॉर्मूला क्या होता है। इकाई का फॉर्मूला होता है वाट इंटू हावर इंटू डे डिवाइडेड बाई 1000 के। क्या होता है? वाट इंटू हावर इंटू डे डिवाइडेड बाई 1000 के। कितने वाट का बल्ब है? 60 वाट का बल्ब है, तो 60 वाट ऐसे लिख देंगे। कितने घंटे चलता है प्रतिदिन? 6 घंटे चलता है। और कितने दिन की बात हो रही है? एक दिन की बात हो रही है। क्लियर? डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा दोस्तों। 6 6 36, 36/100, 36/100 आ गया। तो कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 2 अंक के पास। तो 0.36 इकाई जो है ये यूनिट खर्च करेगा एक दिन में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तिरछे अक्षरों का सामान्य कोण कितना होता है? दोस्तों, तिरछे अक्षरों का सामान्य कोण जो है ये 75 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 75 डिग्री। तिरछे अक्षरों को क्षैतिज से एंटी क्लॉक दिशा में 75 डिग्री कोण पर लिखा जाता है। ज्यादातर ड्राफ्ट्समैन ऊर्ध्वाधर की अपेक्षा अवनत अक्षरों को सुविधापूर्वक सुंदरता से लिख पाते हैं। तिरछे अक्षर इटैलिक शैली के अक्षर होते हैं। जो तिरछे अक्षर होते हैं ये इटैलिक शैली के क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेलॉन शामक किसके साथ भरे होते हैं? दोस्तों, जो हेलॉन शामक होते हैं ये भरे होते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ। किसके साथ? कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ। दोस्तों, सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर को ही हेलॉन एक्सटिंग्विशर हम कहते हैं। इसका प्रयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है। इसका सिलेंडर पीतल का बना होता है जिसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 अथवा ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन तरल भरा होता है। क्या भरा होता है? या तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड भरा होगा या फिर ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन इसमें भरा होता है। किसमें? सीटीसी फायर अग्निशामक में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइन एक्स का नाम बताइए। दोस्तों, ये जो एक्स लाइन है इसका नाम हमको बताना है। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन क्या है? तो इसे बोलते हैं मूविंग पार्ट्स के अल्टरनेटिव एंड एक्सटर्नल पोजीशन। क्या बोलते हैं? मूविंग पार्ट्स के अल्टरनेटिव एंड एक्सटर्नल पोजीशन जो है ये लाइन प्रदर्शित कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग पर अवयव कंपोनेंट के किनारे तथा दृश्य बाह्य रेखाओं को प्रकट करने के लिए कौन सी रेखा प्रयोग की जाती है? दोस्तों, ड्राइंग पर अवयव कंपोनेंट के किनारे तथा दृश्य बाह्य रेखाओं को प्रकट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं एक मोटी रेखा का। कौन सी रेखा का? एक मोटी रेखा का प्रयोग करते हैं। ड्राइंग पर अवयव के किनारे तथा दृश्य बाह्य रेखाओं को प्रकट करने के लिए एक मोटी रेखा का प्रयोग किया जाता है। पतली निरंतर रेखा का प्रयोग हम डायमेंशन तथा लीडर रेखाएं, प्रक्षेप रेखाएं आदि खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पतली निरंतर रेखा का प्रयोग करते हैं। पतले छोटे डैश वाली रेखा का प्रयोग अदृश्य बाह्य तथा किनारे खींचने के लिए करते हैं। पतली जंजीर रेखा का प्रयोग हम मध्य रेखा, सममिति रेखाएं, पिच, वृत्त एवं रेखाएं खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पतली जंजीर रेखा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है। तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा बराबर क्या होता है दोस्तों? वाट इंटू हावर इंटू डे डिवाइडेड बाई 1000 के। ठीक है, वाट कितना है? 750 वाट का इलेक्ट्रिक कितनी है?
और हावर कितना है 8 घंटे है, और दिन कितने हैं 1 दिन है, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। 10 से 10 कट जाएगा, 25 से काट देते हैं, 25 तिया 75, 25 चौ 100, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, तो 2 तिया 6, तो 6 यूनिट जो है एक दिन में खर्च करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताइए। दोस्तों सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम है वो है टेराबाइट। वैसे तो बाइट होती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगी, टेराबाइट हो जाएगी। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बाइट्स होती है, परंतु विकल्प के अनुसार टेराबाइट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 2 विद्युत बल्ब, प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, 5 ओम का है, द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति निम्न में से कितनी होगी। दोस्तों शक्ति बराबर क्या होता है, हम जानते हैं शक्ति P बराबर होता है V इंटू आई के। अब वोल्टेज तो हमको दिया गया है, आई हमको दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है, लेकिन हमको प्रतिरोध दिया गया है जिसका मान क्या है 5 ओम है, और ये कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आर टी बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब 2 प्रतिरोध है दोस्तों, प्रत्येक का मान कितना है 5 ओम है, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा हमारा 10 ओम निकल के आ जाएगा। निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से हम I का मान निकाल सकते हैं क्या, हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर के होता है। V का मान कितना है दोस्तों 3 दिया गया है, I हमको निकालना है, और R कितना है हमारा, R है हमारा 10 ओम। तो I कितना निकल के आ जाएगा हमारा 3/10 एम्पियर निकल के आ जाएगा। अब हमारा I निकल के आ गया है, V हमको पता ही है, तो हम शक्ति निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा, V का मान कितना है 3 है, I का मान हमने कितना निकाले 3/10 निकाले, तो ये कितना हो जाएगा 9/10, तो मतलब हो जाएगा कितना 0.9 वाट, कितना 0.9 वाट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 सेकेंड में उपभोग विद्युत ऊर्जा डैश कहलाती है। दोस्तों 1 सेकेंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा जो है ये कहलाती है हमारी शक्ति। क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है, अर्थात 1 सेकेंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति को P से दर्शाया जाता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो जूल प्रति सेकंड या फिर वाट होता है। शक्ति P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, जहां V क्या है, विभवांतर है, I हमारी क्या है, विद्युत धारा है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक संसाधनों में निम्न में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, तो नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है दोस्तों, वो है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, तो ये नवीकरणीय क्या है, ऊर्जा है। दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा के सीमित भंडार है, यह एक बार खत्म हो गई तो इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, ये सभी क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। ये अगर एक बार समाप्त हो गए तो इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 ओम के 2 प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों यदि समान मान के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो हम जानते हैं समांतर क्रम में हमको याद रखना है R/N होता है। क्या होता है, R/N होता है। परिणामी प्रतिरोध ये हमको निकालना है, तो R/N आपको कर देना है यदि समान मान के प्रतिरोध जुड़े हो तो। अब देखिए 2 ओम के 2 प्रतिरोध है, मतलब समान मान के 2 प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मान कितना है 2 है, और कितने प्रतिरोध है, N का मान कितना है 2 है, तो हमारा जो परिणामी प्रतिरोध आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1 ओम निकल के आएगा। कितना, 1 ओम। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे डैश जुड़े होते हैं। दोस्तों जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे कहलाते हैं श्रेणी क्रम में। क्या कहलाते हैं, श्रेणी क्रम में कहलाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। क्या है, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत जो है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है। तो दोस्तों खतरे के प्रति असावधानी दुर्घटना का कारण है, लापरवाही दुर्घटना का कारण है, सुरक्षा का आदर ये दुर्घटना का कारण नहीं है। यदि हम सुरक्षा का आदर करेंगे तो दुर्घटना होने की संभावना ही नहीं होगी, और उपकरणों का गलत प्रयोग भी क्या है, दुर्घटना का कारण है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लीवर का यांत्रिक लाभ 1.5 है। यदि भार भुजा 40 सेंटीमीटर है तो प्रयास भुजा ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है लोड बटे एफर्ट और एक क्या होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। अब हमको दिया क्या गया है, यहाँ लोड आर्म दी गई है, एफर्ट आर्म पूछा है तो हम इसका उपयोग करेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना दिया गया है, 1.5 दिया गया है। एफर्ट आर्म हमको निकालना है और लोड आर्म कितना दिया गया है, लोड आर्म 40 दिया गया है। तो 1.5 को मैं 15/10 कर लूँ क्या, पॉइंट हटा के, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 15 × 60, तो 60 सेंटीमीटर जो है एफर्ट आर्म निकल के आ जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है वो कौन सा है, तो जीवाश्म से ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। दोस्तों पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, जबकि जीवाश्म से प्राप्त ऊर्जा को गैर नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में रखा जाता है। नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है, क्योंकि इससे पर्यावरणीय प्रदूषण कैसे होता है, कम होता है। इस वजह से जीवाश्म ईंधन को जलाने के कारण पर्यावरणीय क्षति होती है, क्योंकि यह बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो दोस्तों इंटरनेट की वह दिग्गज कंपनी जिसने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है, वो है हमारी फेसबुक। कौन सी, फेसबुक। दोस्तों वर्ष 2015 में फेसबुक ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त करने के लिए उद्देश्य से अपने उत्पादों को ऑनलाइन प्रचार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्या की है, शुरुआत की है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी का घनत्व क्या होता है दोस्तों, पानी का घनत्व जो होता है ये होता है 1000 किलो घन मीटर। क्या होता है, 1000 किलो घन मीटर होता है। दोस्तों जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। जल पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है, जो इस ग्रह की सतह के 70% का गठन करता है। आमतौर पर मानव शरीर में जल की मात्रा 55 से 78% तक होती है। जो मानव शरीर है इसमें जल की मात्रा कितनी होती है, 55 से 78% तक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है दोस्तों, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम मतलब द्रव्यमान प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा घनत्व। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम घनत्व है। लंबाई, समय और द्रव्यमान के लिए मात्रक क्रमशः मीटर होता है, लंबाई का मात्रक, समय का मात्रक सेकेंड और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, जिसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों 1990 में HTML का आविष्कार जो है ये किया था टिम बर्नर्स-ली ने। किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने HTML का आविष्कार किया था। कब, 1990 में। दोस्तों HTML का आविष्कार वर्ष 1990 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। HTML का पूर्ण रूप क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है HTML का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। दोस्तों एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए कहाँ पे, अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर में। दोस्तों एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर चित्रांकित किया जाना चाहिए। दोस्तों किसी वस्तु का प्रथम कोणीय प्रक्षेप में शीर्ष दृश्य सम्मुख दृश्य के नीचे तथा तृतीयकोणीय प्रक्षेप में शीर्ष दृश्य सम्मुख दृश्य के ऊपर बनाया जाता है। जो टॉप व्यू है दोस्तों, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे बनाया जाता है और तृतीयकोणीय प्रक्षेप में टॉप व्यू जो है फ्रंट व्यू के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक लीवर में प्रयास भुजा 180 सेंटीमीटर है और यांत्रिक लाभ 4 है, तो भार भुजा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म के, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म के। ठीक है, यांत्रिक लाभ कितना है दोस्तों, हमारा 4 है। एफर्ट आर्म कितनी है, 180 है। लोड आर्म हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 × 16, 4 × 5 = 20। तो लोड आर्म कितनी आएगी, 45 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तल जो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तल दोनों से झुकी हुई है
को जाना जाता है? दोस्तों वह तल जो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तल दोनों से झुका हुआ होता है उसे हम बोलते हैं तिरछी तल। तिरछी तलों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तिरछा तल बोलते हैं। दोस्तों वह तल जो क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल दोनों से झुका हुआ होता है उसको तिरछी तल हम कहते हैं। वस्तु का पार्श्व दृश्य प्राप्त करने के लिए सहायक तल होता है जो क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल दोनों के कैसे होता है? लंबवत होता है। दोस्तों यदि वस्तु का पार्श्व दृश्य साइड व्यू प्राप्त करने के लिए जो एक तल होता है उसे हम बोलते हैं सहायक तल, जो क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल दोनों के कैसे होता है? लंबवत होता है। तो सहायक तल क्या होता है? क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत होता है। वस्तुओं के लंबकोणीय प्रक्षेप प्राप्त करने के लिए मुख्यतः दो प्रक्षेप तलों की कल्पना की जाती है। ये दोनों प्रक्षेप तल आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इन दोनों तलों को प्रधान तल या फिर संदर्भ तल हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाली महिलाएं निम्न में से किसकी रक्षा करना चाहती थी? दोस्तों 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाली महिलाएं जो है ये रक्षा करना चाहती थी किसकी? एक अक्षय संसाधन की। किसकी? एक अक्षय संसाधन की। दोस्तों अक्षय संसाधन प्राकृतिक वातावरण का एक हिस्सा है तथा पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा घटक है जिसके अंतर्गत वन संसाधन, जल संसाधन आदि आते हैं। चिपको आंदोलन तत्कालीन वर्तमान जो कि उत्तराखंड में स्थित है उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ था। यह पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में वृक्षों की कटाई का विरोध किया जिसमें गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? प्रमुख थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेमोरी डिवाइस का प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में एक बीट की सूचना संग्रहित करने में सक्षम होता है। बीट शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों बीट शब्द का अर्थ क्या है? तो इसे हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट। क्या बोलते हैं बीट का अर्थ? बाइनरी डिजिट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेमोरी डिवाइस का प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में एक बीट की सूचना संग्रहित करने में सक्षम होता है और बीट शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। IS 9609 1983 के अनुसार अक्षरों की मानक ऊंचाई किस संख्या के प्रोग्रेसिव अनुपात में होती है? दोस्तों IS 9609 1983 के अनुसार अक्षरों की मानक ऊंचाई जो है ये √2 संख्या के प्रोग्रेसिव अनुपात में होती है। किसके? √2 संख्या के। BIS के मानक IS 9609 1983 के अनुसार अक्षरों की मानक ऊंचाई वर्गमूल 2 के प्रगतिशील अनुपात में होती है जो कि 2.5, 3.5, 5.7, 10, 14 तथा 20 mm में होती है। यह बड़े अक्षर के लिए है। छोटे अक्षरों की ऊंचाई जो होती है 2.5 होती है, 2.5, 5.7, 10 तथा 14 mm की होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो t सेकेंड में प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? तो दोस्तों यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो t सेकेंड में प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जो है IT/E के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। किसके रूप में? IT/T के रूप में, IT/E के रूप में। ठीक है दोस्तों, यदि एक तार के माध्यम से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा I और इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो t सेकेंड में प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या IT/E के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? दोस्तों 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट्स होते हैं 1 किलोबाइट में। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट बोले तो 1 टेराबाइट होता है और 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। तो 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट और 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है ये हमको बताना है। तो दोस्तों विद्युत प्रवाह मतलब धारा की बात कर रहा है। अब हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? ओम के नियम से V बराबर होता है IR के। क्या होता है? V बराबर IR के। तो यहाँ से हम R का मान निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो V कितना है? 60 वोल्ट है पहले। I कितना है?
ये 4 एम्पियर है, आर हमको निकालना है। तो आर कितना निकल के आ जाएगा हमारा आर निकल के आ जाएगा 15 ओम। ठीक है, अब बोला है यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट हो जाए तो विद्युत प्रवाह मतलब आई का मान, तो यदि पहले 60 था अब कितना हो जाए 157.5 हो जाए, तो V बराबर आई आर ही रखेंगे, 157.5 हो जाए बराबर क्या हो जाएगा, आई का मान कितना है, आई का मान 4, आई हमको निकालना है, और आर का मान कितना है, आर का मान है 15 ओम। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 157.5 डिवाइडेड बाई 15 के। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 15 एकम 15, 15 शून्यम शून्य और 15 पाँचे 75, कितने अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद, तो 10.5 जो है ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले प्रतिरोध का मान निकाले V बराबर आई आर से, उसके बाद बोला कि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट हो जाए, तो हमने क्या किया, अब वहां से क्या किया, वोल्टेज का मान रख दिया और धारा का मान निकाल लिया। तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है, 10.5 एम्पीयर की विद्युत प्रवाह खींचता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वस्तु के ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त होने वाले प्रक्षेप को कहते हैं, तो दोस्तों वस्तु के ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त होने वाले प्रक्षेप को हम बोलते हैं उत्तछेद। क्या बोलते हैं, उत्तछेद मतलब एलिवेशन बोलते हैं। लंबकोणीय प्रक्षेप में ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त प्रक्षेप को उत्तछेद एलिवेशन, और क्षैतिज तल पर प्राप्त प्रक्षेप को अनुविक्षेप मतलब प्लेन, तथा पार्श्व तल पर प्राप्त प्रक्षेप को पार्श्व दृश्य कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त प्रक्षेप मतलब वर्टिकल प्लेन पर प्राप्त प्रक्षेप को क्या बोलते हैं, उत्तछेद मतलब एलिवेशन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्राप्त विक्षेप प्रक्षेप को क्या बोलते हैं, अनुविक्षेप मतलब प्लेन बोलते हैं। और पार्श्व तल पर प्राप्त प्रक्षेप को पार्श्व दृश्य कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों 30 ओम के प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप को 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होता है, R1 प्लस R2। अब 30 ओम का एक प्रतिरोध है, 6 ओम का एक प्रतिरोध है, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 36 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, यहाँ से हमको प्रतिरोध पूछा है, कुछ दूसरा तो पूछा नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जोड़ देंगे दोनों को, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 36 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। राम ने 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा। इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है P बराबर शक्ति, P बराबर क्या होता है, शक्ति P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R के। ये भी तो होता है, क्योंकि हमको देखिए V का मान दिया गया है और शक्ति का मान दिया गया है, हमसे प्रतिरोध पूछा है, तो हमको V का मान कितना है 220, तो 220 इंटू 220 कर देंगे डिवाइडेड बाई R, और शक्ति कितनी है हमारी, शक्ति हमारी 50 वाट है। क्लियर, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 50 बराबर क्या हो जाएगा R के। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 से काट देते हैं, 5 चौ 20, 5 चौ 20, तो 22 चौ 88 की 8 हासिल का है 8, 22 चौ 88, 88 और 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो 96 मतलब 968 ओम जो है इसका प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काउंटर संक हेड बोल्ट को घूमने से बचाने के लिए टेपर भाग पर डैश बना दी जाती है। दोस्तों काउंटर संक हेड बोल्ट को घूमने से बचाने के लिए टेपर भाग पर क्या बना दी जाती है, तो स्नग बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है, स्नग। दोस्तों काउंटर संक बोल्ट को घूमने से बचाने के लिए टेपर भाग पर स्नग बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है, स्नग बना दी जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में दर्शाई गई रूढ़ी का नाम बताइए। ये जो रूढ़ी है दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं रिवेट। क्या बोलते हैं इसे, हम रिवेट बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में क्या होगा। दोस्तों हम जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है, शक्ति P बराबर होता है V इंटू आई के। अब बोला है क्या, किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखा गया है, तो प्रतिरोध तो यहाँ पे है नहीं, और उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाता है, तो धारा को भी 3 गुना, वोल्टेज को भी 3 गुना कर दिया गया और धारा को भी क्या कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया। तो शक्ति क्या हो जाएगी, शक्ति 9 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी,
शक्ति कितने गुना हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक कौन से होते हैं? तो दोस्तों ग्रेफाइट एवं क्ले जो है ये पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक होते हैं। दोस्तों पेंसिल की लीड में मुख्य संघटक के रूप में ग्रेफाइट एवं क्ले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शक्ति P, धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V के बीच गलत संबंध की पहचान करें। दोस्तों हमको बताया गया है शक्ति P है, धारा I है, प्रतिरोध R है और विभवांतर V है, इसके बीच गलत संबंध क्या होगा? दोस्तों हम जानते हैं शक्ति P बराबर I स्क्वायर R होता है क्या? I R स्क्वायर होता है क्या? नहीं। शक्ति P बराबर I स्क्वायर R होता है क्या? बिल्कुल शक्ति P बराबर I स्क्वायर R होता है। शक्ति P बराबर V स्क्वायर अपन R होता है क्या? बिल्कुल होता है। और शक्ति P बराबर V इंटू I भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वाला ही क्या है? गलत है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड पर शीट को स्थिर रखने के लिए उसके ऊपरी सिरे पर क्या लगाया जाता है? दोस्तों ड्राइंग बोर्ड पर शीट को स्थिर रखने के लिए उसके ऊपरी सिरे पर सेलो टेप लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सेलो टेप। दोस्तों ड्राइंग बोर्ड पर शीट को स्थिर रखने के लिए उसके ऊपरी सिरे पर ड्राइंग पिन अथवा सेलो टेप लगाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या है? हमको क्या पूछा है? औसत बल के बारे में पूछा है। और हमको दिया क्या गया है? हमको दिया गया है प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग u जो दिया गया है वो दिया गया है 30 मीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान m कितना दिया गया है? 100 ग्राम दिया गया है। तो उसको किलोग्राम में मैं चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0.1 किलोग्राम होगा कि नहीं होगा? 1000 से भाग दूंगा तो हो जाएगा। और समय कितना दिया गया है दोस्तों? हमको 0.05 सेकंड दिया गया है। और हमसे पूछा क्या है? बल F बराबर पूछा है। और हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है? m इंटू ए के होता है। दोस्तों m का मान तो हमको पता है लेकिन त्वरण हमको नहीं दिया गया है। लेकिन हमको प्रारंभिक वेग दिया गया है तो यहाँ से हम त्वरण निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि हम जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइड बाय समय के, यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा? अंतिम वेग क्या है हमारा? अंतिम वेग तो क्या है? रोक दिया जाता है, मतलब अंतिम वेग क्या हो गया हमारा? 0 हो गया। प्रारंभिक वेग कितना है? 30 है। और समय कितना है? 0.05। तो हमारा जो त्वरण निकल के आएगा कितना निकल के आ जाएगा? 30 माइनस 30 बटे 0.05 निकल के आ गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? अब यहाँ से क्या बोला है? बल का मान। तो हम जानते हैं बल का मान क्या होता है? F इंटू ए के होता है। तो m का मान कितना है हमने निकाला? 0.1 इंटू ए का मान कितना निकाला हमने? -30 डिवाइडेड बाई 0.05, ये तो निकाला। पॉइंट हटेगा दोस्तों नीचे, ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से इसको काट देते हैं, 5 छक 30, 5 शून्यम शून्य। तो ये जो बल का मान निकल के आया कितना निकल के आया? -60 न्यूटन निकल के आया। कितना? -60 न्यूटन। तो जो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल जो होगा वो कितना होगा? -60 न्यूटन होगा। कितना? -60 न्यूटन। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है। इस पर लगने वाला कुल बल होगा। हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है? m इंटू ए के होता है। द्रव्यमान कितना है? 2 किलोग्राम है। ए का मान कितना है? 4 है। तो बल कितना आ जाएगा? 8 न्यूटन का बल लगेगा। कितने न्यूटन का? 8 न्यूटन का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है बजाय? दोस्तों मिनी ड्राफ्टर जो है एक उपकरण है जो सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। किसके अलावा? किसके अलावा? तो कंपास के अलावा। मतलब मापनी के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, सेट स्क्वायर के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, प्रोटेक्टर के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन कंपास का कार्य ये नहीं करता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन सा एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है? दोस्तों मॉडिफायर कुंजी नहीं है, कौन सी नहीं है? तो टैब जो होती है दोस्तों ये मॉडिफायर कुंजी नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट अल्टर विंडोज की IBM समदर्शी कंप्यूटर के संशोधक कुंजी पर उपस्थित होते हैं, जबकि टैब मॉडिफायर कुंजी नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य किया गया कार्य 30 जूल है।
तो दोनों बिंदुओं के बीच प्रभावित होने वाला विद्युत आवेश क्या होगा? हम जानते हैं विद्युत आवेश Q बराबर क्या होता है, ये होता है कार्य बटे विभवांतर के। कार्य बटे विभवांतर के, कार्य कितना है 30 है, विभवांतर कितना है 10 है, तो हमारा आवेश कितना निकल के आ जाएगा 3 कूलाम निकल के आ जाएगा। कितना? 3 कूलाम। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 गीगाबाइट डैश, दोस्तों 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1000 की क्यूब बाइट्स के। कितने? 1000 क्यूब बाइट्स के बराबर होता है 1 गीगाबाइट बराबर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रयास भुजा की लंबाई बढ़ाने का परिणाम क्या होता है? दोस्तों यदि हम प्रयास भुजा की लंबाई को बढ़ाते हैं ना, तो हमें बढ़ा हुआ यांत्रिक लाभ मिलता है। क्या होता है? बढ़ा हुआ यांत्रिक लाभ। जब भी हम प्रयास भुजा की लंबाई बढ़ाएंगे तो परिणाम जो होता है वो होता है बढ़ा हुआ यांत्रिक लाभ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिपको आंदोलन इनमें से किस गांव से शुरू हुआ था? दोस्तों चिपको आंदोलन जो है हग द ट्रीज मूवमेंट, कौन सा? हग द ट्रीज मूवमेंट जो है इनमें से किस गांव से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था गढ़वाल में स्थित रैनी गांव से। कहां से? गढ़वाल में स्थित रैनी गांव से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। दोस्तों चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी गांव से 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें आंदोलनकर्ता पेड़ से लिपटकर पेड़ों की रक्षा करते थे। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट के प्रमुख सहयोगी थे। जो सुंदरलाल बहुगुणा थे ये चिपको आंदोलन के क्या थे? प्रणेता थे, जो कि श्री चंडी प्रसाद भट्ट के क्या थे? प्रमुख सहयोगी थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सर्किट के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम होती है। जब 0.5 एम्पीयर का प्रभाव विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रभावित होता है तो समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हमको दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है, इस पे हमको ध्यान देना है। हमको दिया गया है आवेश का मान कितना? 300 कूलाम। और क्या दिया गया है? धारा का मान दिया गया है कितना? 0.5 एम्पीयर। और पूछा क्या है? समय पूछा है। तो हम जानते हैं आवेश का, हम यहाँ जो फॉर्मूला लगाएंगे आवेश Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी के होता है। होता है कि नहीं होता है? आवेश कितना है? 300 कूलाम दिया गया है। आई कितना है? 0.5, तो 5/10 कर लूँगा इसको मैं, कोई दिक्कत। और समय हमसे पूछा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 छक 30, 5 शून्य 60 इंटू 10 मतलब 600 सेकेंड जो है इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शॉर्टकट कुंजी अल्टर प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग की जाती है? दोस्तों शॉर्टकट कुंजी है अल्टर प्लस इंटर। इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए अल्टर प्लस इंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों शॉर्टकट कुंजी अल्टर प्लस इंटर चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए की जाती है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सभी कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? दोस्तों विद्युत पारेषण लाइनों के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो है हमारा तांबा। तांबे का प्रयोग किया जाता है विद्युत पारेषण लाइनों के लिए। दोस्तों विद्युत पारेषण लाइनों के लिए मुख्य रूप से तांबे का प्रयोग किया जाता है। तांबे के तारों का उपयोग बिजली संचरण हेतु, विद्युत वितरण लाइनों आदि में किया जाता है। तांबे में उच्च विद्युत और तापी चालकता होती है। साथ ही एल्यूमिनियम की तुलना में तांबे के तार में विद्युत और चालकता के लिए सबसे कम प्रतिरोध होता है, इसलिए विद्युत पारेषण में तांबे का उपयोग अधिक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है। तो दोस्तों विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से क्या बनती है? विद्युत धारा बनती है। दोस्तों विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर होती है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकेंड 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों दो चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। इसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। और विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।